नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन पीडीएफ के जरिए इस समय हम हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे थे और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ट्रेवल कर रहे थे, अपने प्राचीन भारत को देख रहे थे। मौर्यन एम्पायर को देखते हुए हमने मेगास्थनीज की इंडिका पर चर्चा की थी और हमने देखा कि मेगास्थनीज का जो विवरण है उसमें बहुत सारी इमेजिनेशन है और कुछ रियलिटी भी है। तो जो रियलिटी है उससे हमारा वास्ता है, इमेजिनेशन को सिर्फ देखना है और उससे एंटरटेनमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। और यह जो श्रृंखला है ये इंग्लिश लैंग्वेज की है, मतलब बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन है, और जो पीडीएफ है वो इंग्लिश का है। अगर आप हिंदी वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो वह भी साथ में चल रही है। दोनों के वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है @study for civil services, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको लगातार मिलती रहती हैं। आप किसी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से दूर नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये वेबसाइट है, आप चाहें तो इस पर विजिट कर सकते हैं। इंडेक्स में अगर देखा जाए तो हमारी जो लोकेशन है वो इस समय यहाँ पर है। मौर्यन डायनेस्टी को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो अगला है वो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, उसे भी देखना शेष है। तो आइए चलते हैं। अगर इंडिका के हिसाब से देखा जाए तो जो मौर्यन एम्पायर था उस समय राजा सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। यहाँ लिखा भी है कि द किंग वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल, द किंग्स बॉडीगार्ड वर वुमेन। अब राजा की जो अंगरक्षिका होती थी, यहाँ अंगरक्षिका क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि ये वुमेन्स होती थी, तो महिलाओं को यहाँ अंगरक्षक के तौर पे यूज किया जाता था। क्राइम्स वर रेयर, अपराध बहुत रेयर होते थे। तो यहाँ कुछ विचित्र बातें आपको इंडिका में दिखाई देती हैं। राजा के अंगरक्षक के तौर पे महिलाओं का एक जत्था चलता था, ये चारों ओर से राजा को घेरे रहती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात की जा रही है और जो मेगास्थनीज है उसने ऐसा कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ियों से बना हुआ था, उसमें लकड़ियों का यूज किया गया था और राजा एक दिन में एक ही महल में रहता था, मतलब एक दिन एक महल में बिताता था और उसके बाद उसके लिए नया जो भवन है वो बनाया जाता था। इस प्रकार की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये सब हम देखते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि अपराध जो थे रेयर थे, पेनाल्टी जो थी ये काफी ज्यादा ह्रास थी, मतलब यहाँ पे दंड बहुत कठोर था, दंड और जुर्माना जो था वो बहुत कठोर था। यही कारण था कि क्राइम बहुत कम होते थे। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ डेथ पेनाल्टी फॉर डैमेज टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जो सरकारी संपदा होती थी, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती थी, उसको नुकसान पहुंचाने पर मौत की सजा दी जाती थी। सोच लीजिए कि कितना कठोर दंड विधान यहाँ पर मौजूद था। इसके बाद कहा गया है कि द किंग वॉज जस्ट, जो राजा था वो न्यायप्रिय था, एंड द स्टेट वॉज पीसफुल एंड हैप्पी, और इसी वजह से पूरा राज्य जो था वो शांति से पूर्ण था और प्रसन्न था। विलियम जोन्स वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज सेंड्रोकोट्स एज चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर जो सेंड्रोकोट्स है उसको उल्लिखित करने वाले सबसे पहले स्कॉलर कौन है? विलियम जोन्स है। इसके बाद एरियन और प्लूटार्क जो है ये डिस्क्राइब करते हैं इसे एंड्रोकोट्स के नाम से। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 2 संबोधन जो कि यूनानी है वो यूज किए जाते हैं। बाद में इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर होती है। जस्टिन जो कि ग्रीक राइटर था, इसने सेंड्रोकोट्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसका उल्लेख किया है। कहीं और इसका ब्यौरा नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ एकमात्र ये जस्टिन का जो ब्यौरा है इसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि दोनों मिले थे, जबकि असलियत है कि दोनों नहीं मिले थे। कौटिल्य हैड एन अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। कौटिल्य जो थे इनका अविस्मरणीय योगदान है मौर्य साम्राज्य के विस्तार में और उसके फाउंडेशन को रखने में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त एंड चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था। चाणक्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके पिता का नाम चाणक्य था और उसी के आधार पर ये बने चाणक्य। और कौटिल्य इनकी कुटिल नीतियों, इनके जो इनका कूटनीतिक कौशल था उसकी वजह से इन्हें कहा जाता था। When Chandragupta Maurya had the responsibility of United Indian Empire as emperor, कौटिल्य served as prime minister। जब कौटिल्य, माफ कीजिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर एम्पायर का पूरा साम्राज्य का अधिपति बनता है, एम्परर बनता है, तो ऐसी कंडीशन में पूरे साम्राज्य की देख रेख का जो जिम्मा है वो कौटिल्य के जिम्मे आता है और ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, एडवाइजर और इसके अलावा चीफ प्रीस्ट, मतलब मुख्य पुरोहित। ही वॉज द पायनियर स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी जो PSIR वाला मैटर होता है, IR भी इसमें शामिल है क्योंकि वैदेशिक संबंधों को भी ये देखते थे। तो जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसकी देख रेख का जिम्मा इनके पास होता था और ये बहुत उत्तम कोटि के उस समय के विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के, और इन्होंने तक्षशिला से शिक्षा हासिल की थी, ये आपने पीछे देखा है। एंड आल्सो नोन फॉर हिज फेमस बुक अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र नाम की जो इनकी फेमस बुक है उसके लिए ये जाने जाते हैं। नाम इसका है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका जो काम है वो पॉलिटिकल है।
दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक विच इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत की पॉलिटिकल कंडीशन को शो करने वाली ये सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे पुरानी है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी, सप्तांग जो सिद्धांत है उसके हिसाब से, और ये सप्तांग सिद्धांत किसका था? स्टेट का सप्तांग सिद्धांत था। मित्र इज द 7th पार्ट ऑफ द स्टेट। मित्र यानी एलआई जो होता है वो 7th पार्ट होता है स्टेट का, और ये ईयर होता है उस स्टेट का। मतलब मित्र जो है ये राज्य के कर्ण होते हैं, कान होते हैं, और ये राजा को असिस्ट करते हैं और उसे पीस और वार दोनों में ही असिस्ट करते हैं। मतलब शांति हो या युद्ध का मौसम हो, दोनों ही स्थितियों में जो मित्र होते हैं वो राजा को सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार के मित्र क्या हैं? ये राज्य के कान कहे जाते हैं। सप्तांग सिद्धांत जो कि अर्थशास्त्र में वर्णित है, ये काफी फेमस है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। 7 अंगों का जिक्र किया गया है। पूरे राज्य को एक शरीर मान लिया गया है, एक बॉडी मान लिया गया है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के तौर पे अलग अलग लोगों को यहाँ चिन्हित किया गया है। तो आइए देखते हैं। इसके बाद इन दिस कॉन्टेक्स्ट कौटिल्य डिफरेंशिएट्स बिटवीन आइडियलिस्टिक एंड फेक एलाइज। मतलब यहाँ पर ये जो सिद्धांत है इसमें सच्चे और जो नकली मित्र हैं उनके बीच का डिफरेंस भी कौटिल्य ने बताया है। मतलब कौटिल्य यानी चाणक्य जो है उन्होंने सीधा ये नहीं कह दिया है कि मित्र ही है तो लाभदायक होगा। हर प्रकार के मित्र फायदा नहीं देते। आपने ही बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे, क्या सभी सच्चे होते हैं? नहीं। तो वैसे ही राजा के भी अधिकांश दोस्त जो होते हैं वो मक्कार होते हैं। वो सिर्फ फायदे के मोहताज होते हैं। जब जब उनका फायदा होता है या लाभ होता है तब तक वो उससे जुड़े रहते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि राज्य पर कोई संकट है या राजा खतरे में है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो कौटिल्य ने यहाँ दोनों के बीच का अंतर करने का भी तरीका बताया है। ये देखिए इनकी कुशलता। इसके बाद कहा गया है कि नेचुरल इज बेटर देन आर्टिफिशियल। मतलब इसमें कहा गया है कि जो नेचुरल है वो आर्टिफिशियल से बेटर है। एनी किंग हुज फ्रेंड इज ग्रीडी, इसके अलावा प्रीरेंट और कावर्ड। तो इसके बारे में कहा गया है, मतलब राजा के संबंध में ये वाक्य है। चाणक्य ने खुद कहा है कि कोई भी राजा जिसके कि मित्र जो है वो ग्रीडी यानी लालची हो जाए, या धोखेबाज हो जाए, या कायर हो जाए, तो इस प्रकार का जो राजा है ये उसे रुइन होते हुए देर नहीं लगती। उसका जो रुइन है यानी विनाश है वो इनवाइटेबल है, वो आमंत्रित हो जाता है। तो अच्छा यही होगा कि राजा या तो मित्र न रखे, एकदम से मित्र विहीन हो जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। और नहीं तो अगर मित्र बनाता है तो बहुत ठोक पीट कर बनाए। चाणक्य का ऐसा कहना था। अब आगे देखते हैं। यहां पर यह कहा गया है कि संत चाणक्य गेव हिज नेम, यहां आप देख सकते हैं, गेव हिज सन द नेम चाणक्य। द एंशिएंट अर्थशास्त्र हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट टू चाणक्य बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर। यहां पर यह कहा गया है कि जो चाणक्य नाम के संत थे वो अपने पुत्र को चाणक्य का नाम देते हैं। वो नाम नहीं देते हैं, उनके नाम पर ही नाम पड़ जाता है। और इसके अलावा बाद में विष्णुगुप्त के नाम से वाजिब जो इनका नाम है वो विख्यात होता है, और कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। ये सब चीजें हमने देखी हैं। अब जो अर्थशास्त्र है उसमें उसके संबंध में कहा गया है कि हैज बीन ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर। जो उत्तम कोटि के विद्वान है उनमें इनकी गिनती होती है। अर्थशास्त्र आइडेंटिफाई इट्स ऑथर बाय नेम ऑफ कौटिल्य, और अर्थशास्त्र में उसके लेखक का नाम कौटिल्य लिखा हुआ है, यानी चाणक्य ने खुद को उसमें कौटिल्य लिखा है। एक्सपेक्ट फ्रॉम वन वर्स दैट रिफर टू हिम बाय द नेम विष्णुगुप्त, और उसके एकमात्र जो वर्ष है, एकमात्र जो उसका श्लोक है, उसमें विष्णुगुप्त शब्द का उल्लेख आता है। तो इसमें 2 ही नाम उल्लिखित हैं, इसमें चाणक्य नहीं मिलता है, इसमें कौटिल्य नाम मिलता है या फिर विष्णुगुप्त मिलता है, और सर्वाधिक बार चाणक्य ने अपने आप को इसमें कौटिल्य कहा है। अर्थशास्त्र रेंडर वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्य डायनेस्टी। दिस इज द यूनिक सेक ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। मतलब यह जो बुक है इसमें सिर्फ पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वही नहीं दिया है, या जो नियम कायदे हैं वही नहीं दिए हैं। इसके अलावा जो मौर्यन किंगडम था, मौर्यन डायनेस्टी थी, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त होती है। ये चीजें हैं। अर्थशास्त्र इज अ यूनिक बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज कंपेयर्ड विद प्रिंस। यहाँ पर अर्थशास्त्र की अगर कंपैरिजन करनी हो तो द प्रिंस से करनी चाहिए। द प्रिंस जो है ये मैकियावेली की रचना है, जो कि एक ग्रेट इटालियन थिंकर था, यानी एक इटालियन विचारक या दार्शनिक था। उसकी लिखी हुई जो रचना है, पुस्तक है द प्रिंस, उससे ये कंपेयर होता है। दोनों ही पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करती हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं। इस बॉक्स में ये लिखा है कि अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटी ड्यूरिंग मौर्यन मोनार्क। मोनार्क का मतलब यहाँ पे राजशाही वाला जो राज्य है, यानी किंगडम। द सप्तांग थियरी ऑफ स्टेट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन इट। जो सप्तांग थियरी है स्टेट की, स्टेट से संबंधित, वो पहली बार यहीं पर इंट्रोड्यूस की गई है। ये बड़ी बात है। बाद में उसका जिक्र आप बार बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पहली बार उसका उल्लेख किया गया है। विच इंक्लूड द 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। दीज आर,
मतलब यहाँ पे स्टेट के जो 7 एलिमेंट्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। और 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला तो राजा ही है जो कि स्वामी होता है, इसके बाद मिनिस्टर है जो कि अमात्य है, इसके बाद टेरिटरी है यानी जनपदों के बारे में कहा जा रहा है, इसके बाद फोर्ट है, फोर्ट को दुर्ग कहा जाता है, किला कहा जाता है, इसके बाद ट्रेजरी है जिसे कि कोष कहा जाता था, आर्मी यानी बल, सैन्य बल, और एलाइज यानी मित्र। इस प्रकार के 7 अंग हैं जो कि राज्य में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सीरियन किंग एंटियोकस फर्स्ट सेंड हिज एम्बेसडर डायमेकस टू द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार, माफ कीजिएगा बिंदुसार, ही रिप्लेस मेगास्थनीज। यहाँ पर सीरियन के राजा, सीरिया के राजा या सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का जो राजदूत है डायमेकस, वो बिंदुसार के दरबार में आता है। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि 3 चीजों की मांग बिंदुसार यहाँ पर इस राजदूत के माध्यम से राजा से, सीरिया के राजा से करता है। एक तो अंगूर वाली शराब जो कि मीठी शराब होती है, और उसके अलावा अंजीर, और उसके अलावा एक दार्शनिक। तो अंजीर और शराब तो ये भिजवा देते हैं सीरिया के राजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवाते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, और यह मेगास्थनीज को रिप्लेस करता है। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद देखिए, द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मौर्यन पीरियड हैज बीन डिस्कवर्ड इन, यहाँ आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, अवशेष हैं, किस समय के? ये मौर्यन पीरियड की बात की जा रही है। ये डिस्कवर किए गए हैं बुलंदी बाग से, और इसके अलावा कुम्हरहार से। ये पटना में है, एंशियंट पाटलिपुत्र वाला पोर्शन है, वहां से ये मिला है। तो आप जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर का ये प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो वहां से इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द एक्सकेवेशन वॉज कैरिड आउट बाई डीबी स्पूनर, डीबी स्पूनर के द्वारा ये जो एक्सकेवेशन का काम है इसे कंप्लीट किया गया है। द रिमेन्स ऑफ सिटी वॉल फ्रॉम बुलंदी बाग एंड रिमेन्स ऑफ प्लेस फ्रॉम कुम्हरहार हैव बीन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। यहाँ से जो सिटी के रिमेनिंग पार्ट है, मतलब अवशेष हैं, वो प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो पैलेस है उसके भी अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ आप देख रहे हैं रिमेन्स ऑफ पैलेस फ्रॉम कुम्हरहार या कुम्हरार, यहाँ से जो राजमहल था उसका अवशेष मिला है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ राजा का राजप्रसाद था, इसे हमने देखा। इसके बाद देख लीजिए, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन प्रॉपर शेप इन लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का एक रूप होना, अखंड रूप में आना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हो पाया, मतलब उन्हीं के समय में आकार लेता है। अर्ली विक्ट्रीज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य स्ट्रेचेस हिज बाउंड्रीज। यहाँ पर जो शुरुआती विजय हैं, शुरुआती जो जीत है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो इसकी बाउंड्रीज को काफी स्ट्रेच कर देता है, ब्यास से लेकर इंडस रिवर तक, ब्यास नदी से लेकर इंडस रिवर तक फैला देता है। इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन प्रूव हिज सॉवरेनिटी ओवर वेस्टर्न इंडिया। और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें आपने देखा ना कि वहां पे विभिन्न प्रकार के कार्य करवाता है, तो यहाँ उसके द्वारा ये साबित हो जाता है कि इसकी जो सॉवरेनिटी है वो वेस्टर्न इंडिया पर भी उतनी ही फैली हुई है। द यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बंगाल एंड आसाम इन द ईस्ट टू मॉडर्न डे अफगानिस्तान इन द वेस्ट, टू कश्मीर एंड नेपाल इन द नॉर्थ एंड दक्कन प्लेटू इन द साउथ। सोच लीजिए ये साम्राज्य कितना फैला हुआ था। यहाँ ये कहा गया है कि जो यूनिफाइड मौर्यन एम्पायर है इसका विस्तार बंगाल और आसाम वाला जो क्षेत्र है वहां की सीमाओं तक पूर्व में, वैसे ही अफगानिस्तान वाला जो पोर्शन है, मतलब उसकी जो बाउंड्रीज है या पूरा एरिया है, वहां तक पश्चिम में, कश्मीर और नेपाल वाला जो एरिया है वहां तक उत्तर में, और दक्षिण में जो दक्कन प्लेटू है वहां तक फैला हुआ था। यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो 4 डायरेक्शंस है उसमें इसका जो स्ट्रेचिंग है उसको दिखाया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत आक्रामक प्रवृत्ति का यहाँ पालन करता है, और अपने साम्राज्य के शुरुआती दिनों में, बाद में तो उसका जो एक तरह से उसके अंदर विरक्ति पैदा होने लगती है, वो इन सब चीजों से उबने लगता है। देखिएगा आप बाद में वो जैन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब शुरुआती दौर रहता है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत उत्साहित रहता है, और उसे चाणक्य का योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ऐसी कंडीशन में वो अपने साम्राज्य को खूब फैलाता है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन डैम बाय मौर्यन प्रोविंशियल गवर्नर पुष्यगुप्त was found from Junagadh rock inscription of Rudradaman, which clearly proved that this western part of India was one of the part of Mauryan Empire. इसमें यह बताया गया है कि जो रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, रॉक इंस्क्रिप्शन है, उसमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर जो तत्कालीन वहां का प्रोविंशियल गवर्नर था पुष्यगुप्त, उसने इरिगेशन के पर्पज से एक डैम का निर्माण करवाया था। और इससे ये बात क्लियरली यहाँ पे वेरीफाइड होती है कि ये वाला जो क्षेत्र था, वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, ये मौर्यन एम्पायर के अधीन था उस समय। तभी यहाँ पर उनका गवर्नर रहेगा, अधीन नहीं रहेगा तो गवर्नर यहाँ पर कैसे रहेगा। तो ये चीजें हम देख रहे हैं, मतलब विस्तार काफी ज्यादा था। इसके बाद देख लीजिए, द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्वेयर्ड द दक्कन प्लेटू। इसने दक्कन प्लेटू पर भी कब्जा किया था, मतलब आपने देखा है कि कर्नाटक वाला क्षेत्र तक इसके दायरे में था। जैन एंड तमिल सोर्सेस इंक्रिप्शन
found at various site of southern India prove that Chandragupta Maurya expanded his empire into Deccan Tract. ये जो जैन और तमिल सोर्स हैं या टेक्स्ट हैं, इनसे इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है कि साउदर्न इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को दक्कन ट्रैप तक पूरा फैलाया था, यहां तक इसका विस्तार था। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वर आल्सो फाउंड फ्रॉम मेनी साइट ऑफ साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और अशोक के भी जो अभिलेख हैं, तरह तरह के अभिलेख हैं, वो साउदर्न जो इंडियन पोर्शन है यानी साउथ इंडिया है, उनके विभिन्न हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। बट ही कॉन्क्वेर्ड द कलिंग वनली, लेकिन ऐसा उसमें जिक्र प्राप्त होता है कि सिर्फ कलिंग को ही उसने कॉन्क्वेर्ड किया था, और कलिंग ही इसकी अंतिम विजय भी थी। उसके बाद ये युद्ध को एकदम से बंद करवा देता है, युद्ध करने से इसका भरोसा उठ जाता है। ये चीजें हम देखते हैं। इन दिस सिचुएशन चंद्रगुप्त शुड बी गिवन द क्रेडिट ऑफ दक्कन। यहां पर इसीलिए देखिए दोनों की तुलना हो रही है, अशोक की और चंद्रगुप्त मौर्य की, मतलब दादा और पोते की यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। तो इसमें दादा का ज्यादा वर्चस्व था, पोता यहाँ कमजोर पड़ जाता है। क्यों कमजोर पड़ जाता है? क्योंकि उसके अंदर अब हिंसा वाली जो प्रवृत्ति है वो यहाँ समाप्त हो जाती है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये पूरे दक्कन वाले क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था। अशोक ने भी कब्जा किया था, लेकिन सिर्फ कलिंग तक, कलिंग के आसपास वाला क्षेत्र या और जो इलाके थे उनको जीतने का प्रयास नहीं किया। इसके बाद देख लीजिए, इसीलिए इसे दक्कन के जो विक्ट्री है उसका क्रेडिट दिया जाता है। इसके बाद कहा गया है कि विक्ट्री ऑफ बिंदुसार इज डाउटफुल एंड हिस्ट्री नेवर रिमेंबर्ड हिम एज अ विक्टर। यहाँ ये कहा गया है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार कौन? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता, ये यहाँ पर डाउटफुल है, इसके बारे में संदेह है। जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है उसमें तो ये बहुत तारीफ के पात्र है, मतलब तारीफ मिलती है, लेकिन जो वास्तविक प्रमाण है उसमें इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे कि ये जाना जा सके कि ये कोई विजेता था। ये सिर्फ विलासी राजा था, ये भोग विलास कर रहा था। इसका जो बना बनाया साम्राज्य था उसी में बैठकर खा रहा था। इसके पास बनी बनाई बाप की प्रॉपर्टी थी और योग्य उत्तराधिकारी थे, अशोक जैसा बेटा था, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसे हमने देखा। अब आगे चलते हैं। द वार बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलुकस। सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, आप जानते हैं, और ट्रीटी भी हुई थी। उसके बाद सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो देखिए, आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेलुकस बिकेम द किंग ऑफ बेबीलोन। सेलुकस जो है ये बेबीलोन का राजा बनता है। बेबीलोन पर सिकंदर ने कब्जा किया था और वहीं पर उसके अंत में डेथ भी होती है। तो जैसे ही वो मरता है, यहाँ राजा बनने वाला सेलुकस निकेटर था। सेलुकस क्रॉस द रिवर इंडस एंड अटैक चंद्रगुप्त। यहाँ पर क्या होता है, सेलुकस जो है वो सिंधु नदी को पार करता है, यानी वेस्टर्न रीजन जो है भारत का, वहां से ये प्रवेश करता है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण करता है और रिजल्टेड इन हिज डिफीट। और इसमें क्या होता है, वो पराजित भी होता है, उसकी पराजय होती है। इन 303 BC देयर वाज अ ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो है वो बड़ा साहस करके, बड़ा प्रोत्साहन पाकर, जो आसपास की उसकी विजय होती है उनसे उत्साहित होकर आक्रमण करता है। उसे लगता है कि अंदर वाला क्षेत्र भी बहुत आसान होगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आगे इसकी एक नहीं चलती है और अंत में दोनों के बीच में संधि होती है। संधि क्यों होती है? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को संधि करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहाँ वो ऐसा भी कर सकता था कि अगर जीत चुका है तो इसको खदेड़ देता बाहर, एकदम से भगा देता, या मार ही डालता, ऐसा भी कर सकता था। उसके हाथ में सब कुछ था, जो जीतता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं ना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, विशेष रूप से चाणक्य, ये इतने बेवकूफ नहीं थे कि इस प्रकार का पंगा मोल लेंगे। अगर वो एक इस प्रकार के राजा को मारते हैं तो वो पूरी सभ्यता या पूरा जो विदेशी एरिया है वो इनका दुश्मन बन जाएगा और ये नए आक्रमणों को यहाँ न्योता देंगे। तो भविष्य के जितने भी आक्रमण हैं, अटैक हैं, उनसे बचने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ इसे हराने के बावजूद इससे ट्रीटी कर ली, संधि कर ली। तो संधि करने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। अब ऐसे में रिश्तेदारी जुड़ गई, तो यहाँ से आक्रमण जो होने वाला है उसकी ओर से चाणक्य निश्चिंत हो गए। आइए देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि ट्रीटी बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेलुकस निकेटर। और ट्रीटी क्या थी देखिए, तो सेलुकस निकेटर जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करता है और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य गेव अ गिफ्ट ऑफ 500 एलिफेंट टू सेलुकस। 500 हाथियों को उपहार स्वरूप उस समय सेलुकस को ये देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हाथी बड़े पैमाने पर भारत में होते थे और आजकल की स्थिति ऐसी है कि ऐसी नौबत दिखाई दे रही है कि कुछ समय बाद ये भी डायनासोर की तरह गायब हो जाएंगे, एकदम से विलुप्त हो जाएंगे। इनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है, बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है और बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। संरक्षण का प्रयास भले ही हो रहा है लेकिन उससे तेज इनकी जनसंख्या में गिरावट आ रही है। हालांकि टाइगर्स को तो हमने कंजर्व कर लिया और काफी अच्छी उसमें बढ़ोतरी देखी है, लेकिन एलिफेंट्स के मामले में अभी उतनी सक्सेस हाथ नहीं लगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 500 हाथी उस समय ये गिफ्ट कर देता है, ऐसे ही उठाकर दे देता है। मतलब ये है कि बहुत ज्यादा हाथी रहे होंगे।
और सेल्यूकस क्या करता है, तो सेल्यूकस जो है ये अपनी 4 स्टेट्स को चंद्रगुप्त मौर्य को डॉवरी में दे देता है, मतलब दहेज में दे देता है। क्योंकि बेटी का विवाह किया था तो बेटी वाले जो होते हैं वो दहेज देते हैं, ऐसा समाज में रिवाज है। इसे आप आगे भी देखेंगे, ये गलत बात है, दहेज प्रथा जो है अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये दहेज देता है। एक तो एरिया है, इसके अलावा दूसरा जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं अराकोसिया है, ये हेरात वाला पोर्शन है, दूसरा कंधार वाला एरिया है। इसके बाद जेड्रोसिया है, जेड्रोसिया का मतलब है मकरान कोस्ट और बलूचिस्तान वाला हिस्सा, और अंत में ये काबुल वाला हिस्सा है, उसे उस समय पेरी पेमिसदाई कहा जाता था। ये काबुल वाला पोर्शन है यानी अफगानिस्तान वाला हिस्सा। तो पूरा जो पश्चिमोत्तर बॉर्डर था उसे ये गिफ्ट कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य भी बढ़ जाता है, उसे बाहरी आक्रमणों से निजात भी मिलती है, मतलब इन्हें रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी में जोड़ लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि ये भविष्य में कभी आक्रमण नहीं करेंगे, तो यहाँ से वो निश्चिंत हो जाता है, राज्य मिल जाता है, एक राजकुमारी मिल जाती है, ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। और बदले में क्या गंवाना पड़ता है, सिर्फ 500 हाथी। आइए आगे चलते, ये सब कूटनीति होती है। नोट देखिए, यहां पर ये कहा गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, जो कि रुद्रदामन का है, कि विक्ट्री जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की वो वेस्ट इंडिया में होती है। ये बात हमने पीछे भी देखी है। द नेम ऑफ चंद्रगुप्त वाज फर्स्ट फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्रगुप्त नाम है, चंद्रगुप्त शब्द जो है ये पहली बार जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही मिला है, ये खास बात है। तो कौन से इंस्क्रिप्शन में किस नाम से राजा को संबोधित किया गया है ये मायने रखता है। जैसे आप अशोक के संबंध में देखेंगे, वैसे ही यहाँ चंद्रगुप्त के संबंध में है। यूरोपियन राइटर रोड चंद्रगुप्त नेम एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स के नाम से इसे यूरोपीय जो लेखक है, खासतौर पे जो ग्रीक लेखक है, वो इसे संबोधित करते हैं। एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट। जैनिज्म जो है वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मगध में भीषण अकाल पड़ता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अलग अलग आचार्य जो है वो यहाँ जन्म लेते हैं। उसमें 2 प्रमुख आचार्य होते हैं, एक तो स्थूलभद्र रहते हैं, दूसरे भद्रबाहु रहते हैं, और दोनों यहाँ पर एक साथ मिलकर ही रहते हैं। लेकिन मगध में उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ता है और लंबे समय तक, कई वर्षों तक चलता है। तो इस भीषण अकाल से बचने के लिए जो भद्रबाहु होते हैं वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और चले जाते हैं कर्नाटक। वहां पर अपना मठ वगैरह स्थापित कर लेते हैं, अपने शिष्यों का पूरा दल स्थापित करते हैं। वो अपना जो दिगंबर वाला विश्वास था, मतलब महावीर स्वामी जिस सिद्धांत पर चलते थे, उसी को वहां फैलाते हैं। ठीक इसके विपरीत जो मगध में ठहरने वाले आचार्य थे वो स्थूलभद्र थे, वो थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। जो यहाँ के सिद्धांत थे जैनिज्म के, उसको थोड़ा परिवर्तित करते हैं और आधुनिक विचारों के हिसाब से रखते हैं। मतलब पहली चीज तो वो कपड़े पहनने लगते हैं, इससे पहले कपड़े नहीं पहनते थे, एकदम नग्न रहते थे। तो यहाँ पर सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और मुख पर पट्टिका बांधते हैं और अहिंसा का पालन ये भी करते हैं। तो उदारवादी सिद्धांत का यहाँ डेवलपमेंट होता है। अब जब अकाल 7 साल के बाद समाप्त होता है, 7 साल तक एकदम अकाल पड़ा रहता है, खाने का एक दाना यहाँ नहीं रहता है, तो ऐसे में ये सर्वाइव करते हैं यहाँ। जब अकाल समाप्त होता है, वर्षा शुरू हो जाती है और फसल पैदा हो जाती है, तो उसके बाद जो भद्रबाहु है वो फिर से अपने रेजिडेंस की ओर यानी मगध की ओर वापस लौटते हैं। लेकिन जब लौटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो एक नए ही धर्माचार्य डेवलप हो गए हैं, स्थूलभद्र, और इनका जो सिद्धांत है वो कुछ अनोखा ही है उनके हिसाब से। मतलब वो इस तरह के सिद्धांतों को मंजूर नहीं करते। उनका ये कहना था कि ये गुरुद्रोह है, यानी महावीर स्वामी जो कहे हैं उसके अपोजिट आप काम कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है और यहीं पर जैनिज्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जैसे बौद्ध धर्म में होता है वैसे ही। और जो स्थूलभद्र के जिम्मे हिस्सा था वो श्वेतांबर बन जाता है, और जो भद्रबाहु का पार्ट था वो क्या बन जाता है, दिगंबर बन जाता है। दिगंबर जो है वो महावीर स्वामी के एकदम बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जैसा महावीर स्वामी करते थे, जैसा वो अपनी रूपरेखा रखते थे, वेशभूषा रखते थे, वैसे ही, और उन्हीं के बताए सिद्धांतों पे एकदम उसी लकीर पर चलेंगे, जरा भी इधर उधर नहीं होंगे। जबकि जो श्वेतांबर वाले हैं वो उदारवादी हैं, जैसे महायान परंपरा है बुद्धिज्म में, ठीक वैसे ही। तो यहाँ इस प्रकार का काम होता है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि ये श्रवण बेलगोला में मूव कर जाता है जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ। ये भद्रबाहु का समर्थक था, भद्रबाहु को समर्थन देता था, और ये श्रवण बेलगोला इन्हीं के साथ चला जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अंदर विजित क्षेत्र में लाता है, यानी मौर्य साम्राज्य का विस्तार करता है। लेकिन अंत में एक समय ऐसा आता है, कोई भी व्यक्ति एक ढर्रे का जीवन जीते जीते ऊब जाता है, तो ये भी निरंतर मार काट करता रहता है। आए दिन दरबार में षड्यंत्र होते हैं, जहर खा खा के खुद ये विषैला बन जाता है, बहुत तरह की चीजें इसने झेली थी। तो इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये थक गया था, ऊब गया था, और ये राज्य छोड़ना चाहता है। तो जब चाणक्य को ऐसा लगता है कि राजा यहाँ उदासीन हो गया है, मतलब राजा के अंदर अब राज्य करने की इच्छा ही नहीं है, उसका जो उत्साह है वो एकदम डल हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ये बिंदुसार को कहते हैं कि उत्तराधिकारी घोषित कर दो और तुम जो करना चाहते हो करो। तो ऐसे में चाणक्य के कहने पर ये चंद्रगुप्त मौर्य को एक मौका मिलता है, तो ये अपने बेटे बिंदुसार को यहाँ अपना सक्सेसर अपॉइंट करता है और अपने
भद्रबाहु के साथ निकल जाता है कर्नाटक की ओर और वहां श्रवणबेलगोला में जैनिज्म को पहले तो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद यहां जाके संलेखना के द्वारा अपने प्राण को त्यागता है। यहां आप देख रहे हैं वही चीज कही गई है कि हिज लाइफ एंड इंडेड हिज लाइफ बाई संलेखना, मतलब ये भद्रबाहु के साथ अंतिम समय तक रहता है। और यह जो पद्धति है इसमें भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागा जाता है। संलेखना प्रणाली जो है एक तरह का सुसाइड है, आत्महत्या है। आत्महत्या का मतलब क्या है कि जानबूझकर आप अपनी जान ले रहे हैं, तो वही चीज यहाँ होती है। तो बहुत विवादित भी ये है, कोर्ट इस पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन धार्मिक मामला है तो इसलिए अड़चने आती हैं। फिलहाल इसको सिंझारा के नाम से जानते हैं और ये चंद्रगिरी पर्वत था जहां पर इसने प्राण त्यागे थे। आगे चलते हैं। इसके बाद बिंदुसार के बारे में कहा गया है, जो कि सन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ग्रीक इसे अमित्र चेट्स या अमित्र घात कहते थे। तो अमित्र घाट नहीं है बल्कि घात है। अमित्र घात जो है ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब यह है कि शत्रुओं का हंता या शत्रुओं को मारने वाला। तो ये बिंदुसार के लिए यूज किया जाता था। इसके दूसरे नाम भी मिलते हैं, जैसे कि अमित्र कोट्स मिलता है, इसके अलावा एल्ट्रियोकेट्स मिलता है और भद्रसार मिलता है। भद्रसार नाम भी उल्लिखित है, ये वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में बिंदुसार के सिंहसेन और भद्रसार के नाम से उल्लेख प्राप्त होते हैं। खासतौर पे जो जैनी टेक्स्ट हैं उनमें इस जो जैनिज्म के टेक्स्ट हैं उसमें सिंहसेन के नाम से इसे उल्लेखित किया गया है। तो अलग अलग स्थानों पे भिन्न भिन्न नाम है। जैसे चंद्रगुप्त का नाम आपने डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट देखा है, वैसे ही यहाँ पर दिखाई देता है। आगे चलते हैं। बिंदुसार हैड डिमांडेड टू सेंड स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड फिलोसफर्स टू एंटियोकस द रूलर ऑफ सीरिया। ये घटना आपने पीछे देखी है कि 3 चीजें मांगता है, उसमें से 2 उसे मिलती हैं और एक नहीं मिलता है। फिलोसफर देने का रिवाज नहीं था। एंटियोकस सेंड वाइन्स एंड फिग्स, वही कहा गया है कि वो वाइन और फिग भेज देता है, लेकिन फिलोसफर नहीं भेजता है। बिंदुसार हैड एनेक्स्ड द फार साउथ इंडियन टेरिटरीज इन मगध। बिंदुसार ने अपने पुत्रों के सहयोग से, खुद इसका कुछ इसमें काम नहीं है, अपने पुत्रों के सहयोग से ये जो सुदूरवर्ती दक्षिण के राज्य थे उन्हें मगध साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। सीरियन रूलर एंटियोकस अपॉइंटेड अ मैन नेम्ड डाइमेकस एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के कोर्ट में अपने अम्बेसडर यानी अपने प्रतिनिधि के तौर पे सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया था। और बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। यहाँ पर ये सब जो है ये ब्राह्मणवाद से ऊब चुके हैं। जो तत्कालीन धर्म व्यवस्था सनातन सभ्यता में फैली हुई थी उससे बाहर निकलकर अलग अलग सेक्ट के अनुयायी बनते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आपने देखा, वो जैनी बन जाता है बाद में। और बिंदुसार जो है ये अपने शुरुआती जीवन में तो एक क्षत्रप की तरह जीवन बिताता है, लेकिन बाद में ये आजीवक सेक्ट को फॉलो करने लगता है। ये सब हमने देखा। आगे चलते हैं। इसके बाद अशोक के बारे में देख लीजिए। तो अशोक जो था ये 3री पीढ़ी का है, मतलब ये बिंदुसार का बेटा है। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, ऐसा दिव्यावदान जो ग्रंथ है उससे जानकारी प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम धर्म के नाम से मिलता है। और वाइफ का नाम देखिए तो इसमें कई इसकी पत्नियां थी। एक तो देवी है जिसे कि महादेवी कहा जाता है, ये विदिशा के व्यापारी की बेटी थी और ये इसकी पहली पत्नी थी। और इससे महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों पैदा होते हैं। महेंद्र एक पुत्र था और संघमित्रा बेटी थी। इन्हें श्रीलंका धर्म के प्रचार के लिए अशोक भेजता है। तो धर्म प्रचार के उद्देश्य से अपने उत्तराधिकारियों को ये डिफरेंट प्लेसेस पर भेज देता है। इस प्रकार से ये काम करता है। तो ये चीजें हमने अशोक के बारे में देखी। और इसका जो इंपरर अशोक का समय है ये 273 से लेकर 232 तक का है। इतने समय तक ये रूल करता है। ये तो एक पत्नी का नाम हो गया, महादेवी या देवी। इसके बाद जो दूसरी पत्नियां थी उसमें आप यहां देख रहे हैं असंघमित्रा। यहां आप देख रहे हैं असंघमित्रा या असंधमित्रा इसे कहा जाता है, यहां आप देख लीजिए। और इसके बाद करुवाकी है या कारुवाकी, ये तीवर की माता थी, तीवर इसका बेटा था। मतलब कारुवाकी नाम की इसकी दूसरी भी एक बीवी थी और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम तीवर था। इसके बाद जो अगला है वो तिसारका है। यह जो थी ये बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद पद्मावती का नाम आता है जो कि कुणाल की माता थी। कुणाल नाम का जो इसका उत्तराधिकारी था उसकी माता थी। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पत्नियों का नाम नहीं पूछेगा, हाँ हो सकता है कि जो उत्तराधिकारी है उनका नाम पूछ ले। इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट 2 sons ऑफ अशोक, महेंद्र और कुणाल, एंड 2 daughters संघमित्रा और चारुमती आर मेंशन। जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ 4 ही जो संतति है अशोक की उनका उल्लेख प्राप्त होता है। उसमें से 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे कौन कौन से हैं? एक तो महेंद्र है और दूसरा कुणाल है। महेंद्र यानी महादेवी से उत्पन्न संतान, और कुणाल की माता कौन थी? ये पद्मावती थी। तो इस प्रकार के जो 2 रानियों से उत्पन्न पुत्र हैं इनका उल्लेख प्राप्त होता है। और 2 पुत्रियां हैं, चारुमती है और संघमित्रा है। इसके बाद कोरोनेशन जो अशोक का था उसको देख लीजिए। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिंदुसार वांटेड टू मेक हिज सन
सुसीम, सुसीम को ये किंग बनाना चाहता था। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? बिंदुसार के बारे में कहा जा रहा है। वाइल डाइंग यानी अपनी मृत्यु के समय। बट अशोक बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर नेम्ड राधागुप्त। लेकिन यहाँ पर अशोक का सहयोग राधागुप्त करते हैं और वो सिंहासन को हासिल कर लेता है। बिंदुसार की जब मृत्यु नजदीक थी, उसे ऐसा आभास हो गया कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, तो वो अपने पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी अपॉइंट करके जाता है, क्योंकि वह अशोक की माता और अशोक दोनों से रुष्ट था। सुभद्रांगी और अशोक दोनों को ही वो यहाँ पर बाहर कर दिया था इनके क्रियाकलापों से, और कुछ उसके व्यक्तिगत भी कार्य थे जिसकी वजह से वो नाराज रहता है और ये सुसीम की ओर ज्यादा झुका रहता है, तो उसे उत्तराधिकारी अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ राधागुप्त नाम के एक जो पुरोहित हैं वो अशोक को सपोर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किया था। हालांकि दोनों यहाँ जो राधागुप्त है इनके अंदर कोई काबिलियत वैसी नहीं रहती है जैसी चाणक्य के अंदर है, लेकिन फिर भी। अब इसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स दीपवंश एंड महावंश, दीपवंश और महावंश जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें अशोक के बारे में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा था। 99 भाइयों को इसे मौत के घाट उतारना पड़ा सिंहासन तक की दूरी तय करने में। जहां ये खड़ा था वहां से सिंहासन का रास्ता तय करने के बीच में इसके 99 भाई खड़े थे। ये कौरव सेना तैयार हो गई और इन्हें ये गला काट कर इनको मारकर इनके शव पर खड़ा होकर सिंहासन पर चढ़ता है और वहां अपना कोरोनेशन करवाता है। तो इस प्रकार से ये हिंसा से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है। बिफोर द एसेंशन अशोक वाज द प्रोविंशियल रूलर ऑफ उज्जैन। अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक जो था ये प्रोविंशियल रूलर था उज्जैन का, यानी अवंती वाले क्षेत्र का, और इसके अलावा तक्षशिला वाले क्षेत्र में भी इसी का गवर्नेंस था। इसे हमने देखा। अब इसके बाद अशोक के जो विजय अभियान है उसे देख लीजिए। अशोक महान क्यों कहा जाता है? तो महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाद में अहिंसावादी हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक के तौर पे हम इसे क्यों जानते हैं? तो वो इसलिए जानते हैं क्योंकि ये विजेता था, बहुत बड़ा विजेता था। तो यहाँ देख लीजिए, अशोक का जो एम्पायर था वो यहाँ देख लीजिए कहा गया है, अशोक का जो एम्पायर था वाज इन द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट चोल, पांडे एंड सतीपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपन्नी। ये जो क्षेत्र हैं, मतलब चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका में आता है, इन क्षेत्रों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी पूरा जो भारत है वो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसा इसके सेकेंड इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। अशोक जो था ये सिंघल के राजा तिस्स का कंटेम्प्रोरी था, मतलब समकालीन था। अशोक हैज फ्रेंडली रिलेशन विथ 5 यवन किंग, और अशोक के फ्रेंडली रिलेशन थे यानी मित्रवत संबंध थे 5 यवन राजाओं के साथ, जिनके नाम आपने पीछे देखे हैं। एंटियोकस है सीरिया का, उसके अलावा तुर्मय है, इसी प्रकार से एनिकिनी है, मैकमस है, और अंत में अलिक सुंदर है। इस प्रकार के जो नरेश है ये सब यवन है, इनके साथ ये संबंध रखता है, व्यापारिक भी और मित्रवत भी। तो ये सब कूटनीतिक तरीके हैं, अशोक इनका पालन करता है। आगे चलते हैं। इसके बाद देख लीजिए, अशोक जो है कॉन्क्वेयर करता है कलिंग को अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, अपने कोरोनेशन के 8वें साल में, और ऐसा 13वां जो इंस्क्रिप्शन है उससे उल्लेख प्राप्त होता है। इसी क्रम में एट द टाइम ऑफ कलिंग इन्वेशन द किंग ऑफ कलिंग वाज किंग नंदराज। नंदराज नाम का जो राजा था वो उस समय कलिंग पर राज्य कर रहा था, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। जो एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन है उससे ये सब जानकारी मिलती है। अशोक हैड एस्टेब्लिश सिटीज कॉल्ड श्रीनगर इन कश्मीर एंड देवपालन या देवपत्तन इन नेपाल। ये सब जो उल्लेख है ये कहाँ से मिलता है? ये राज तरंगिणी से प्राप्त होता है। राज तरंगिणी के बारे में आप जानते हैं, कल्हड़ ने इसे लिखा है, और कश्मीर के जो राजवंश हैं उनका इतिहास यहाँ से प्राप्त होता है, प्रामाणिक इतिहास प्राप्त होता है। तो कश्मीर में श्रीनगर नाम के एक नए नगर की स्थापना ये अशोक ने की थी, और उसी प्रकार से नेपाल वाला एरिया भी इसी के वर्चस्व में था। तो वहां पर देवपालन नाम के एक नगर की स्थापना ये करता है। अशोक का जो किंगडम था उसमें कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये सब इंक्लूड था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन सा अशोक के एम्पायर में शामिल था और कौन सा नहीं। तो आपको याद रखना है कि सतीपुत्र, केरलपुत्र और इसके अलावा जो चोल और पांडे हैं वो इसके शासन में बिलोंग नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। सीइंग द हॉरिफाइड मैस्कर्स इन कलिंग वार अशोक गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड रीअनाउंस आर्म एंड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अशोक ने क्या किया? कलिंग विजय के समय जो भीषण नरसंहार हुआ, भयंकर मार काट हुई, उसको देखने के बाद, काफी भयानक था वो, तो उसको देखने के बाद इसका मन पूरी तरह से विरक्त हो जाता है और ये अपने हथियारों को डाल देता है, हथियारों को एकदम से त्याग देता है और वहीं से बुद्धिज्म को फॉलो करता है। बिफोर दैट ही वॉज अ ब्राह्मण फॉलोअर, उससे पहले ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करता था। तो ये जितने भी हैं ये सभी ब्राह्मण धर्म को ही पहले फॉलो कर रहे थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ही है या बिंदुसार ही है, लेकिन बाद में इनका झुकाव जैन या बौद्ध जो बुद्धिज्म है उसकी ओर हो जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हिंसा को त्यागना चाहते हैं
और हिंसा को त्यागने के लिए इन्हें बढ़िया रास्ता दिखाई देता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं। ही वॉज द इंडियन रूलर हु क्रैप द मैंडेट्स ऑन द रॉक्स। रॉक पर यानी जो चट्टाने होती हैं उन पर इस प्रकार के उत्कीर्णन करवाने का, मतलब इस प्रकार की खुदाई करवाने का जो काम है, ऐसा करने वाला ये भारतीय राजा था। तो उस समय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं या इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो इसी वजह से मिले हैं क्योंकि अशोक ऐसा चाहता था कि वो भविष्य के लिए इतिहास को सुरक्षित करे, भविष्य के लोग भी उसके बारे में जाने। कोई भी चट्टानों पर क्यों लिखवाएगा या इस प्रकार के अभिलेखों को क्यों लिखवाएगा, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि भविष्य की पीढ़ी भी उसके बारे में जाने। जैसे आज के समय में टाइम कैप्सूल का बड़ा उल्लेख आया, चर्चा में था। तो टाइम कैप्सूल क्या होता है, उसके अंदर भी जितने दस्तावेज उस चीज से संबंधित, जैसे लाल किले के अंदर आजादी के दस्तावेज दफनाए गए हैं, वैसे ही राम मंदिर में एक टाइम कैप्सूल डाला गया है। तो इससे तत्कालीन जो इतिहास है उसका पूरा ब्यौरा लिखकर उसके अंदर बंद करके, और वो कैप्सूल ऐसा होता है कि समय के साथ उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब उस पर कोई दीमक नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार से वो नष्ट नहीं होगा, अंदर वो पड़ा रहेगा। तो जमीन के अंदर गड्ढा करके उसको डाल देते हैं। अब भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारे बारे में अगर जानना चाहे तो वो खुदाई करवाएगी, जैसे हमने की है, और खुदाई करवाएगी तो अंदर से वो कैप्सूल प्राप्त होगा जिससे कि वो सही जानकारी हमारे बारे में हासिल कर सके। तो ये काम पहले के समय में भी होता था। ये टाइम कैप्सूल तब नहीं होते थे, तो तब इंस्क्रिप्शंस होते थे, अभिलेख होते थे। आगे चलते हैं। इसके बाद अशोक का जो रिलीजियस व्यू था उसको देख लीजिए। धार्मिक दृष्टिकोण अशोक का कैसा था। अशोक वाज प्रीवियसली अ ब्राह्मण फॉलोअर, ये तो आपने देख ही लिया है कि ये ब्राह्मण फॉलोअर था पहले। अकॉर्डिंग टू दिव्यावतान उपगुप्त इनिशिएटेड अशोक इनटू बुद्धिज्म। उपगुप्त नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अशोक को बुद्धिज्म की ओर मोड़ा। पहले तो अशोक को रास्ता ही नहीं दिख रहा था, मतलब उसे ये चीज पता नहीं चल पा रही थी कि वो किस ओर जाए। अहिंसा को पालन करना चाहता था, हिंसा का त्याग करना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। तो रास्ता दिखाने का काम यहाँ उपगुप्त के द्वारा किया जाता है। अशोक वेंट टू द प्लेसेस कॉन्सक्रेटेड बाय महात्मा बुद्ध's फुटप्रिंट एंड वर्शिप हिम। मतलब अशोक जो है ये बुद्ध की ओर पूरी तरह से अपने आप को सौंप देता है और इस प्रकार की धर्म यात्राएं करता है। तो जो धर्म यात्राएं इसकी थी उसको कहा गया है कि द सीक्वेंस ऑफ हिज जर्नी। उसकी जो यात्राएं थी उनका सीक्वेंस है, पहले गया, क्रम याद रखिएगा, जो धर्म यात्रा इसकी की गई थी, गया है, उसके बाद कुशीनगर है, लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, सारनाथ है और श्रावस्ती है। ये सभी बौद्ध स्थल हैं, मतलब बुद्ध से इनका संबंध है। ड्यूरिंग हिज रिलीजियस जर्नी, यानी उसकी जो धर्म यात्रा थी, उस दौरान अशोक एबोलिश द बलि। अशोक ने बलि को एबोलिश किया, जो कि रिलीजियस टैक्स होता था। कहाँ पे? लुम्बिनी में, यानी लुम्बिनी नामक जो स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कपिलवस्तु के राजा जो शुद्धोधन रहते हैं उनके ये बेटे हैं, और लुम्बिनी नामक गांव के पास एक आम के बगीचे में ये पैदा होते हैं। तो लुम्बिनी का जो धार्मिक कर था, जो कि बलि के नाम से जाना जाता था, उसको ये माफ कर देता है, और जो लैंड टैक्स है उसको रिड्यूस करवा देता है, 16 से इसे 18 करवा देता है। अशोक वॉज अ रिलीजियसली टॉलरेट मैन। ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था। इसकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी उसकी झलक हम देखेंगे। मतलब ये अपने धर्म को तो मानता ही था, उसके साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता था, उन्हें भी बराबरी पर रखता था। ये चीजें हमने देखी। अब इसके बाद अशोक का जो धम्म है वो क्या है? तो रिलीजन इज कॉल्ड धम्म इन पाली लैंग्वेज। जो रिलीजन शब्द है, वर्ड है, उसी को धम्म कहा जाता है पाली लैंग्वेज में, और देवनागरी लिपि में और हिंदी भाषा में इसे धर्म कहा जाता है। संस्कृत में भी धर्म कहते हैं। अशोक की जो डिफिनीशन है, मतलब धर्म की जो डिफिनीशन है उसकी, वो प्राप्त होती है राहुलोवाद सूत्र से। ये ग्रंथ जो है इससे हमें इस प्रकार की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। राहुल कौन थे? ये गौतम बुद्ध के पुत्र थे। बाद में अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की वजह से ये बौद्ध धर्म की ओर मुड़ जाते हैं। हालांकि बुद्ध जितने ये फेमस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धिज्म की ओर ये एक तरह से आकर्षित होते हैं। बुद्ध के जितनी इनके अंदर त्याग करने की भावना नहीं होती है। शुरुआत में ये विद्रोही रहते हैं, अपने पिता का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ और उन्हें बेसहारा छोड़कर निकल गए थे। लेकिन बाद में इनकी जो माँ रहती है यशोधरा, वो राहुल को भी और अपने आप को भी जो बौद्ध धर्म है यानी बुद्ध है उनके चरण में समर्पित कर देती हैं, उनसे प्रभावित होकर। और इस प्रकार से ये पूरा जो इनका कुनबा है ये बुद्धिज्म की ओर झुक जाता है। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद सेल्फ कंट्रोल इन द मेन प्रिंसिपल ऑफ अशोका धर्म पॉलिसी। अशोक के धर्म की जो पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ा जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण, जो गांधी जी का भी मुख्य प्रिंसिपल माना जाता है। इसके बाद कहा गया है कि अपार्ट फ्रॉम अशोक, यहां आप देख रहे हैं, शालिशुक आल्सो फॉलो धम्म। यहाँ पे धम्म को फॉलो करने वाला जो दूसरा शासक है उसका नाम क्या है? शालिशुक है। यहां तक हमने अशोक के धर्म को देखा,
और एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई है, उसको भी देख लीजिए। अशोक का जो 2nd और 7th पिलर इंस्क्रिप्शन है, यानी स्तंभ लेख है 7वां और दूसरे नंबर का, उसमें अशोक के धम्म की एक्सप्लेनेशन बकायदा दी गई है। और उसके हिसाब से ये कहा गया है कि धर्म इज यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे धम्म के बारे में कहा गया है कि ये फीलिंग ऑफ बीइंग संत, मतलब साधु बनने की जो प्रवृत्ति है वो धम्म के अंतर्गत आती है। डूइंग मेनी वेलफेयर गुड वर्क्स, डिवाइड ऑफ सिन। इसके अतिरिक्त सॉफ्टनेस, काइंडनेस, चैरिटी एंड प्योरिटी इन बिहेवियर, ये सब चीजें जो है ये धम्म को फॉलो करने के लिए आवश्यक है। मतलब धम्म का मतलब क्या है, कोई एक गुण नहीं, बहुत सारे गुण। पहली चीज तो एक सन्यासी बन जाइए, एक भिक्षु बन जाइए। और भिक्षु बनने के लिए करना क्या होगा, इसके लिए बहुत सारे जो कल्याणकारी कार्य है वो करने होंगे, अच्छे कार्य करने होंगे। जो अपराध है, सिन है, उसका त्याग करना होगा, उसे पूरी तरह से त्याग देना होगा। सॉफ्टनेस लानी होगी, अपने व्यवहार को कोमल बनाना होगा, दयालु बनना होगा। उसके अलावा दानी बनना होगा, दान करना भी आवश्यक है धम्म को अपनाने के लिए। और अपने व्यवहार को, अपने आचार विचार को प्योर करना होगा, शुद्ध करना होगा। और कभी भी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करनी होगी, कभी भी वायलेंस आप कमिट नहीं करेंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। किसी भी लिविंग बीइंग पर अत्याचार नहीं करेंगे और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। देखिए यहाँ धम्म की जो परिभाषा है उसमें सदाचार के नियम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, एंड बिहेविंग एप्रोप्रिएटली टुवर्ड वुमेन एक्सेट्रा, और महिलाओं के साथ सम्मान सूचक व्यवहार करेंगे। तो अगर अशोक के धम्म पर चला जाए तो पूरे देश में या पूरे दुनिया में राम राज्य स्थापित हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इतना अच्छाई का रास्ता एकदम से कोई अपना नहीं सकता। अशोक खुद भी इसका पालन नहीं कर सकता था। इसमें से कुछ चीजों को माना जा सकता है, लेकिन सबको मानना ये बड़ा मुश्किल है। और संसार के सभी लोगों को अगर इसमें जोड़ा जाए या देश के ही सभी लोगों को जोड़ा जाए तो सबके लिए मानना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन फिलहाल ये धम्म की जो एक्सप्लेनेशन है ये काफी अच्छी है, इसे हमें देखना चाहिए और इसे सीखना चाहिए। ऑल दीज वर्च्यूज कम अंडर धम्म, ये जितने भी वर्च्यूज हैं यानी जितने भी गुण हैं ये सब धम्म के अंतर्गत आते हैं। अब यहां देख लीजिए कुछ व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है जो कि धम्म के प्रमोशन के पर्पज से अशोक के द्वारा अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में भेजे गए थे। इसमें महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है जो कि सन और डॉटर थे अशोक के। इन्हें श्रीलंका में धम्म के प्रचार के उद्देश्य से भेजा जाता है। वैसे ही जो मज्जांतिक है इसे कश्मीर और गांधार वाले एरिया में भेजा जाता है। और ये महारक्षित है, महारक्षित को ग्रीक या ग्रीस वाला जो पोर्शन है वहां भेजा जाता है। इसके बाद महाधर्मन या महाधर्म रक्षित नाम इसका है, तो ये महाधर्म रक्षित जो है इसे महाराष्ट्र में भेजा जाता है, दक्कन वाला एरिया। और अंत में महादेव है, इसे मैसूर में भेजा जाता है। इस प्रकार से कुछ धर्म प्रचारक यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं धर्म के प्रचार के पर्पज से। अशोक के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। तो यहाँ तक हमने अशोक के धम्म को देखा, उसके पालन करने के लिए कौन कौन सी बातों को मानना आवश्यक है ये सब हमने देखा, और किन व्यक्तियों को उसने किन हिस्सों में धम्म के प्रमोशन के पर्पज से भेजा था ये हमने जान लिया है। अब इसके बाद जो अगली चर्चा हमारी होगी वो चंद्रगुप्त मौर्य और संबंधित जो अन्य रूलर्स हैं उनके संदर्भ में होगी, और ये काफी मिक्स होगी, मतलब इसमें मिश्रण आप देखेंगे अलग अलग चीजों का। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।